अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मंसूर और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 24 जिसका टाइटल है एवोल्यूशन, इस चैप्टर का ही एक टॉपिक जो कि पेज नंबर 225 पर चार्ल्स डार्विन के नाम से मेंशन है, इसी को ही डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन में फ़र्क को वाज़ेह करेंगे। इसके बाद अपने असल टॉपिक की तरफ आएंगे। सबसे पहले एवोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। Evolution is the change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले चेंज, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक एवोल्यूशन के साथ है। दूसरे नंबर पे सेवरल जनरेशन, यानी ये चेंज सेवरल जनरेशन के बाद स्पीशीज में आएगा। तीसरे नंबर पे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर ये फैसला करेगी कि आया किसी स्पीशीज में अल्टरेशन करके, चेंजेस करके, अमेंडमेंट्स करके इसको मॉडिफाई करना है या इसको ख़त्म कर देना है। जिस स्पीशीज़ को नेचर सेलेक्ट कर लेगी वो ज़िंदा रहेगी और वक्त के साथ साथ अपनी खसूसियात अपने डिसेंडेंट्स यानी औलाद में मुंतकिल करती रहेगी। वक्त के साथ इस तब्दीली का नाम एवोल्यूशन है। जब ये हैरत अंगेज बात साइंसदानों के सामने आई तो दो स्कूल ऑफ थॉट निकल कर सामने आए। नंबर 1 क्रिएशनिस्ट एंड नंबर 2 एवोल्यूशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट वो जो स्पेशल क्रिएशन पर यकीन रखते हैं, एवोल्यूशनिस्ट जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं। एवोल्यूशनिस्ट का यकीन यह है कि आज जो ज़मीन पर हमें जानदार नज़र आ रहे हैं ये किसी खालिक की तख्लीक नहीं बल्कि कुदरती चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जानदारों में रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आती हैं और एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ को जन्म देती हैं। जबकि क्रिएशनिस्ट का मानना ये है, उनका यकीन ये है कि ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आती बल्कि कुदरत ने इनको स्पेशली डिज़ाइन किया है, इनको क्रिएट किया है, इनको वजूद दिया है। जिस शक्ल सूरत में आज हैं इसी तरह ही इनको बनाया गया, ना कि वक्त ने इनमें तब्दीलियां करके इस हालत तक पहुंचाया है। क्रिएशनिस्ट की बात तो समझ में आती है, लेकिन एवोल्यूशनिस्ट ने इंसानी अजहान के तारों में छेड़खानी ज़रूर की। तो आए इस मुश्किल के हल के लिए चार्ल्स डार्विन के सफ़र का तफसील से मुतालिया करते हैं। आप अपनी किताब के पेज नंबर 225 पर सेकंड हेडिंग चार्ल्स डार्विन की तरफ आए। जो कुछ इस किताब में बयान किया गया है एन वही बात आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर एक किताब लिखी जिसका टाइटल है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब 5 साल की दौरानिया पर मुश्तमिल सफ़र के मुतल्लिक है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। 1831 से 1836 के दौरान इन्होंने साउथ अमेरिकन के साहिलों और पैसिफिक ओशन के जजीरों का सफ़र किया। ये सफ़र इन्होंने एक बहरी जहाज़ पर किया जिसका नाम बीगल है। जब डार्विन साउथ अमेरिकन के साहिल पर पहुंचे तो इन्होंने फाना और फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स को कलेक्ट किया और इनको ऑब्जर्व किया। इनको पता चला कि फाना और फ्लोरा तो यूरोप के प्लांट्स और एनिमल से ज़ाहरी तौर पर मुख्तलिफ हैं। वहां पर कुछ फॉसिल्स भी पाए गए। फॉसिल्स यानी बाक़ियात, ढांचे वगैरह। अगरचे वो मौजूदा स्पीशीज से मुख्तलिफ हैं लेकिन बुनियादी तौर पर मिलते जुलते हैं, यानी इनकी बुनियादी साख्त एक जैसी है। अगरचे इनकी शक्ल सूरत और हुज्म जिसामत में फ़र्क ज़रूर है। जब इनका जहाज गैलापागोस आइलैंड पहुंचा तो इनको मालूम हुआ कि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की स्पीशीज दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ताहम इनकी शक्ल सूरत साउथ अमेरिकन मेन लैंड्स पर रहने वाली स्पीशीज से ज़रूर मिलती है। ताहम इस किस्म की सिचुएशन से ये पता चलता है कि इस जजीरे पर जानवर मेन लैंड से आए होंगे और फिर मुख्तलिफ आइलैंड्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यहाँ पर डार्विन ने 13 किस्म की फिंचेस यानी परिंदे भी कलेक्ट किए जो कि बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे थे लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ भी थे, यानी इनकी चोंच में फर्क था। किसी की चोंच छोटी तो किसी की चोंच लंबी थी। इनमें कुछ स्पीशीज सिर्फ एक जजीरे तक महदूद थी जबकि कुछ स्पीशीज 2 या 2 से ज्यादा आसपास के आइलैंड्स में भी देखी जा सकती थी। चार्ल्स डार्विन ने यह तमाम मालूमात इकट्ठी की और इन पर मजीद रिसर्च करने के लिए वतन वापस आ गए। 1836 में डार्विन इंग्लैंड वापस आए। इन्होंने बहुत सोच विचार की और बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि नई स्पीशीज का पैदा होना और अडेप्टेशन यानी खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेना, ये दोनों आपस में बहुत मुआफकत रखते हैं, यानी ये दोनों प्रोसेस बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। ये बात अमेरिका में पाए जाने वाले आर्मेडिलो में देखी गई। दूसरी बात इन्होंने ये की कि नई स्पीशीज अपने इंसेस्ट्रल फॉर्म से ही बनी है, यानी नई स्पीशीज ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को माहौल के मुताबिक ढाला यानी अडेप्ट किया और फिर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई। बिल्कुल ये बात जायंट टर्टल्स पर साबित होती है। तीसरी बात इन्होंने ये की कि बहुत सी जनरेशन के बाद दो पॉपुलेशन में इतनी चेंजेस आ जाती हैं, इतनी मुख्तलिफ हो जाती हैं कि इनको अलग स्पीशीज करार दिया जा सकता है। यही कुछ गैलापागोस के फिंचेस के साथ हुआ होगा। अब इन सारी बातों को एक किताब की शक्ल देना थी। डार्विन ने 1844 में 1844 में एक तवील मजमून की शक्ल में इस थ्योरी की आउटलाइन एलैबोरेट की, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया।
इन्हीं दिनों इनके एक और दोस्त, एक नेचुरलिस्ट रसल वेलिस, डार्विन से मिलने आए। इन्होंने डार्विन को अपनी थ्योरी के मुतालिक आगाह किया और उनकी थ्योरी भी नेचुरल सिलेक्शन पर थी, जो कि डार्विन से काफ़ी मैच करती थी। इनकी थ्योरी 1 जुलाई 1858 को लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रेजेंट की गई। इसके एक साल बाद डार्विन ने अपनी थ्योरी 1859 को अपने नाम से इस थ्योरी को एक किताब की शक्ल में पब्लिश किया, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस किताब में डार्विन ने 2 मेन पॉइंट्स पर रोशनी डाली। पहला पॉइंट, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जिसका मतलब है कि स्पीशीज जैसे जैसे नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती है, इनकी औलाद में मॉडिफिकेशन होती रहती है। डार्विन का कहना है कि जो जानदार आज जिंदा है, ये माजी बईद में किसी एक मुश्तरका जिद से वजूद में आए हैं, यानी इनका कॉमन इंसेस्टर है। डार्विन के ख्याल में जिंदगी की तारीख एक दरख्त की सी है जिसकी बहुत सी शाखें हैं और फिर इन शाखों की मजीद छोटी शाखें हैं। ये तमाम अनवा, ये तमाम स्पीशीज माजी में जाकर किसी एक जिद से जा मिलते हैं, किसी एक कॉमन इंसेस्टर से जा मिलते हैं। दूसरा अहम पॉइंट ये था कि नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन। डार्विन का कहना है कि स्पीशीज की पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन के जरिए बेहतर तरीके से माहौल से अडेप्ट होती हैं, यानी माहौल में सर्वाइव करने के काबिल होती है। इनकी इस थ्योरी के 3 ऑब्जर्वेशन हैं। सबसे पहले, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब किसी एनवायरनमेंट में हद से ज्यादा जानदारों की अफजाइश हो जाए, इनकी प्रोडक्शन हो जाए, तो इनको जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल की हाजत दरपेश आ जाती है। इनके रिसोर्सेस कम हो जाते हैं और इन रिसोर्सेस को मीट करने के लिए इनको स्ट्रगल की जरूरत होती है। अगर वो स्ट्रगल में कामयाब हो जाते हैं तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो नेचर उनको खत्म कर लेगी, उनको सेलेक्ट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ऐसे जानदार जिनमें ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं कि वो एनवायरनमेंट में फिट रह सकते हैं, वो जिंदा भी रहेंगे और वो बच्चे भी पैदा करेंगे और अपनी खसूसियात उन बच्चों में ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन जिनमें यह अहलियत ना हो वो मर जाएंगे, इनको नेचर सिलेक्ट नहीं करेंगे। फर्ज करे जानदार एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर इनको शिकार करने वाले शिकारी कुत्ते या शेर या चीते पाए जाते हैं। जैसे हिरन की स्पीड अगर चीते से ज्यादा ना होगी तो हिरन की इकसाम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अगर हिरन, भेड़, बकरियां अपने आप को शिकारी जानवरों से नहीं बचाएंगे तो वो माहौल में फिट नहीं रहेंगे, वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो नेचर उनको सिलेक्ट नहीं करेगी। तीसरी बात फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज की है। बयान की गई ये तमाम चेंजेस पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती हैं और जनरेशन में जब ये चेंजेस और खूबियां जमा हो जाएं तो इनको एक नई स्पीशीज का रुतबा दिया जा सकता है। तो इसी तरह ही एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज इवॉल्व होती है। उम्मीद है आज का लेक्चर काफी दिलचस्प रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान।